नमस्कार, मेरा नाम मनोज मलयानिल है और इस समय न्यूज़ रूम में हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं। बिहार की राजनीति में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इन्हें ना जानता पहचानता हो। और इनकी एक बहुत दिलचस्प कहानी भी है जो बचपन में शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, वो मुंबई तक कहानी जाती है और फिर मुंबई में वो काफ़ी कुछ करते हैं, फिर मुंबई से बिहार आते हैं, फिर बिहार की राजनीति में वो धमाल मचाते हैं। और उनकी जो ये पूरी जो प्रेरक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है उस पर भी हम बात करेंगे, उनकी राजनीति के बारे में बात करेंगे। और मुझे लगता है शायद अब तक आप पहचान गए होंगे, तो मेरे साथ हैं इस समय जिनको, और वो खुद ही बड़े शान के साथ कहते हैं कि मैं सन ऑफ मल्लाह हूँ, मुकेश साहनी। तो मुकेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ रूम 18 बिहार झारखंड के इस न्यूज़ रूम में। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें निमंत्रण दिया है, आज हम आपके स्टूडियो में आए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि गरीब पिछड़ा का आवाज़ को आप गांव-गांव तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। शुरुआत हम शुरू से ही करते हैं जी। बिहार का एक दरभंगा ज़िला जी। और दरभंगा का एक बहुत ही कस्बा कह लें, जी जी, सुपौल। और आप सुपौल से आते हैं, तो ज़रा आप राजनीति में हम खूब बात करेंगे, आगे बात करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से, क्योंकि आपके बारे में बहुत सारी जानकारी लोगों को अभी भी नहीं है। मैं कुछ रिसर्च कर रहा था और मैं जानना चाह रहा था, तो मैं समझना चाहूँगा, आप अपने बचपन के बारे में बताइए। देखिए, एक साधारण परिवार में जन्म लिए और गांव बहुत छोटा सा गांव है, सुपौल बाज़ार, और पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। और हर तरह के बचपन में जो गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद आपका हर चीज़ से अभाव में आपकी बचपन को निभाना पड़ता है, जीना पड़ता है। वहीं पे रहा और उसके बाद एक समय मोड़ आया, 18 साल की उम्र में भाग के मुंबई में गया, क्योंकि घर वाले के हिसाब से रहना होता था। और तब तक आप दरभंगा भी कभी नहीं गए थे? दरभंगा भी नहीं गया था मैं। 2 साल पहले, मैं बम्बई जाने से पहले 2 साल पहले 96 में दरभंगा में पहली बार मैं एक दोस्त के साथ में गया और एक फिल्म देखा था मैं, राम जाने। और उसके बाद 99 में फिर मुंबई में भाग के दोस्त के साथ ही मैं गया। वहाँ पे पहले मैं 6 महीना रहा, फिर मैं लौट के मैं आ गया, लेकिन फिर मैं 3-4 महीने के बाद फिर घर वाले को मैं काफ़ी ये करके मैं मुंबई गया और 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी स्टार्ट किया। संघर्ष मैंने किया और संघर्ष करते करते फिर फिल्म देवदास के लिए हमने। तो आप जो नौकरी वो कर रहे थे 900 रुपये की, वो नौकरी क्या थी, उसके बारे में जरा। जनरल स्टोर था, और जनरल स्टोर कॉस्मेटिक का दुकान था, खास के महिला लेडीज़ के लिए श्रृंगार वगैरह सबका रहना होता है, लोग महिला सबको चूड़ी उड़ी पहनाने का, ये सब काम मैंने सीख लिया था जनरल स्टोर में काम करते करते। और बगल में एक फ़ोटो फ्रेम का भी दुकान था, वो भी देखते थे, देख के वो भी काम में सीख गया, क्योंकि बिहारी तो सब चीज़ में माहिर होता ही है। तो आप जिस दुकान पे काम करते थे वहाँ पे 900 रुपये की आप नौकरी कर रहे थे, और इसी दुकान के बगल में एक फोटो फ्रेमिंग का दुकान था, और वो काम वहाँ पे देख रहे थे कि कैसे किया जाता, वो देखते देखते मैंने सीख लिया। और वही दुकान पे भी जब दुकानदार वो नहीं रहते थे, किसी ज़रूरतमंद को कुछ काम कराना रहता था तो उसको हेल्प कर देते थे, और हेल्प करते थे तो उसके बदले में हमें नाश्ता मिलता था, और उसके बदले में हम काम भी सीख लेते थे और लोगों को मदद भी कर देते थे। कहाँ 900 रुपये महीने पे नौकरी मिल रहा था, और फिर फिल्म सिटी जाने का मौका मिला, 500 रुपये रोज़ का मिल रहा था। तो मैं वहाँ पे गया, काम किया, फिर वहाँ काम करते करते फिर सुपरवाइज़र बन गया, फिर सप्लायर बन गया, और फिर वहाँ पे रह के फिर एक समय में बॉलीवुड में जिस तरीके से होता है ना, किंग खान, मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है। तो एक समय अपना भी था कि 2012 में कि हमसे बड़ा वहाँ पे इंडस्ट्री में कोई सप्लायर नहीं था, और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, और अच्छा फिर डेवलप हो गया, बड़े बड़े फिल्म करने लगा। लास्ट तो फिल्म दर्शकों को थोड़ा हम समझा दें कि वो काम दरअसल होता क्या है। बेसिकली जो है, जब फिल्में बनती हैं तो फिल्म शूट की जाती है, और जब फिल्में शूट होती हैं तो उसके पीछे आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े सेट तैयार होते हैं, तरह तरह की चीज़ें वहाँ बनाई जाती हैं। तो वो सेट कैसे बने, वहाँ जो एस्थेटिक, जो सौंदर्य की जो चीज़ें होती है, वो कितना खूबसूरत और बेहतर बन सके, उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे जो है व्यवस्था की जाती है। फिल्म में दिखाना, न्यूज रूम दिखाना है, तो ये जो सेटअप आज दिख रहा है आपका न्यूज रूम, ये हम लोग बनाते हैं टेम्पोररी में। फिर बाद में काम होने के बाद डिस्मेंटल हो जाता है। जितने भी चेयर हो या टीवी मॉनिटर हो, सभी चीज़ रेंट पे आते हैं, और काम होने के बाद फिर वो चीज़ वहाँ पे पहुँच जाता है रिटर्न। तो मुकेश सहनी जो है 900 रुपये की नौकरी कर रहे थे, और अचानक एक दिन जो है
पता चलता है कि और नौकरी करते हुए नौकरी किसी और चीज़ की कर रहे थे, कुछ और सामान बेच रहे थे और बगल में किसी और चीज़ की दुकान थी जिसको सिर्फ महसूस कर रहे थे, देख रहे थे कि ये शीशे का काम यहाँ होता है। अचानक एक दिन जो है पता चलता है कि एक बहुत बड़ी फिल्म देवदास बन रही है और उसमें शीशे का बहुत ज़्यादा काम है, तो वो काम आपके पास आ जाता है और उसके बाद जो है उसके बाद तो फिर आप पीछे मुड़कर देखते नहीं कभी हैं। देखा नहीं और बहुत ही अच्छा शानदार काम चलने लगा। फिर उसके बाद फिर मैं बिहार छठ पूजा करने के लिए मैं 2008 में आया। राजनीति में हम आएंगे, लेकिन हमें ये बताइए कि फिल्म ये कबीर खान की फिल्म जो है, कुछ फिल्में, हाँ, जी हाँ। उसके बारे में जरा बताइए कि बजरंगी भाईजान जो है उस पर भी वो काफी कुछ जो पूरा सेट था। पूरा सेट हमने ही लगाया था, करजत स्टूडियो में पूरा सेट लगा था और कबीर खान जी का, सलमान खान का मूवी था और पूरे फिल्म का पूरा जितने भी सेट देखे होंगे, लास्ट मेरा मूवी मेरे देख रेख में वो मैंने पूरा सेट मैंने वहाँ पे काम किया पूरा। तो ये वाकई में बड़ी बहुत इंस्पिरेशनल कहानियाँ हैं, बहुत प्रेरणा देने वाली है कि एक बच्चा जो है जो 15, 16, 17 साल की उम्र तक जो एक शहर भी नहीं देखा था, दरभंगा जैसा शहर नहीं देखा था, वो जो है 19 साल की उम्र में वो भागकर बॉम्बे जाता है, वहाँ से फिर लौट के आता है, फिर जाता है, नौकरी करता है और उसके बाद जो है भारत के जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं उनका जो है उनके लिए सेट तैयार करता है। कभी कभी आप सोचते हैं कि ये सब कैसे हुआ? हाँ, मैं कभी गांव में रहकर तो कभी कल्पना भी नहीं मैं कर सकता था कि उस जगह पे मैं पहुंच सकता हूँ, क्योंकि जिस बैकग्राउंड में, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, वहाँ से कभी कल्पना नहीं। मेरे खानदान का पहला लड़का हूँ कि मैं शहर गया। पूरी ताकत के साथ, पूरी लगन के साथ हम काम करते हैं, उसमें बहुत अच्छा का उपलब्धि हासिल होता है। कहीं कभी आप ऐसा होता है कि आपको उपलब्धि नहीं भी हासिल हो, तो वो उसको हार और जीत को दोनों को मतलब याद करके, कुछ चीज़ हार हो गया तो उससे सीख लेना है, भविष्य में वैसी गलती दोबारा नहीं कीजिए और ऐसे आगे बढ़िए। और उपलब्धि हासिल करने के लिए तो आप काम करते ही हैं। आज भी हमारे बिहार जैसे प्रदेश में इलाज का अभाव में बच्चे मर रहे हैं। तो उस रैली के बाद जो है आपको लगा कि हमें राजनीति के बारे में भी सोचना चाहिए? उस मंच पे ऐसा हुआ कि मतलब क्योंकि सामाजिक संगठन के द्वारा और हमने उसको ऑर्गेनाइज किया कि समाज का मुद्दा को बात रखना है, लेकिन कुछ नेता लीडर उस मंच पे आए थे, जो उनसे पहले बात था कि आपको सामाजिक बात रखना है, लेकिन कुछ नेता थे वहाँ पे जो कोई बीजेपी से बिलोंग करते थे, कोई आरजेडी से करते थे, कोई जेडीयू से करते थे, कोई भी अलग अलग पार्टी से कर रहे थे। लेकिन उस मंच पे ही ऐसा हो गया कि कुछ नेता जो है वो अपने सरकार को उपलब्धि गिनाने लगे, तो वो हमें बुरा लगा कि सरकार का उपलब्धि तो है नहीं, अगर उपलब्धि अगर अच्छा होता तो हम आज मीटिंग नहीं करते, और मीटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारा इशू है, उसको सरकार को सॉल्व करना है। यहाँ पे सरकार के गुणगान गाने के लिए ये मंच नहीं है, और वहीं से मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, और वहीं से फिर ऐसा हुआ कि हम फिर राजनीति में काफ़ी उस जिला में हम पॉपुलर हो गए। 2019 का चुनाव, 14 का चुनाव था। अब तो 2014 की बात कर लेते हैं। निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा चुनाव था और आप जो है वो अमित शाह जी के करीब आ गए। हाँ। और आपने जो है उस समय 2015 में मैं उनके करीब आया। 14 में मतलब भारतीय जनता पार्टी उस समय में मोदी जी का काफ़ी अच्छा स्लोगन था, अच्छे दिन लाएंगे, और हम लोग शहर में रहने वाले लोग थे, तो हमें भी लगा कि नहीं, कुछ बदलाव होगा। तो 2014 में हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, और समर्थन के बाद बहुत मेहनत किया, खर्च किया, 3 सांसद को जिताया, और जीतने के बाद कोई थैंक यू नहीं बोला। और जब थैंक यू नहीं बोला तो हमको बहुत गुस्सा आया कि ये तो सही नहीं है। और जब मैं एक जिला में इतना पावर बना सकता हूँ, जो हमारे सामने में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हमारी बात मानने के लिए तैयार है। उस समय में 2014 में मंगल पांडे जी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे राइटिंग में लिख के साइन करके दिए कि हम आपके एजेंडा पे काम करेंगे। तो मुकेश जी, अगर अभी भी आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी मोदी जो है प्रधानमंत्री, अगर ये जो मल्लाह जाति के लोग हैं, उस जाति को अगर शेड्यूल कास्ट में अगर शामिल कर लेते हैं, तो फिर आप तैयार हैं? नहीं, देखिए, वो मेरा मेन एजेंडा यही है। मैं बिहार में राजनीति करने के लिए नहीं आया, एक परिस्थिति बना, वहाँ से हमने संगठन के साथ खड़ा रहा, और उसके बाद 2018 में हमने पार्टी बनाया। हम डे 1 में हमने पार्टी नहीं बनाया। हमने तो ये देखा कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के रास्ते पे चलकर जनता ही सरकार बनाते हैं, ठीक है, तो उसका हिस्सा हम क्यों नहीं बन सकते? तो हमने पार्टी बनाया। तो लेकिन हमारे मेन एजेंडा जो है रिजर्वेशन है, आरक्षण, वो दे दे। वो कल जो मांगेंगे वो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। वो हमसे प्राण मांगेंगे तो वो भी हम दे देंगे। आप और
तेजस्वी यादव दोनों जो है हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, खाते पीते हुए जाते हैं, ठीक है, यंग लीडर्स हैं आप लोग, तो नेचुरली जो है वो एक अलग उसका मतलब देखने का जो है वो टेस्ट जो है खास होता है, दर्शकों लोगों को भी अच्छा लगता है। और उस पर तरह तरह की बातें होती है। तो ये जोड़ी कैसे डेवलप हुई हाल के दिनों में? तो ये तो हमने डेवलप 2018 में भी पार्टी बनने के बाद हम लोग साथ में गठबंधन के 19 का चुनाव हमने साथ में लड़ा। 20 में कुछ हमारा उनके बीच में मतभेद हुआ जिसके कारण हम नहीं रहे, हम एनडीए के साथ सरकार में रहें, सरकार बनाए। उस समय में आप बहुमत आपको पता होगा कि 125 में जाके कांटा रुक गया। अब मेरे पास 4 विधायक था, तो मेरे समर्थन से सरकार बना। अगर हम उस समय पलट जाते, मतभेद हुआ था आपका आरजेडी के साथ, तो मुझे याद है मतलब आप मतलब खुल के अपनी बात रखते हैं आप। बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हम कहाँ हैं। तो मुझे याद है उस होटल में या किसी एक ऐसी मोरिया होटल में, उस होटल में एकदम सार्वजनिक रूप से जो है अपनी मैं गठबंधन से निकल गया क्योंकि मुझे लगा कि हमारे साथ चीटिंग हो रहा है। फिर मैंने गठबंधन से बाहर निकल गया। निश्चित तौर पे अगला सरकार जो है, बिहार 20 साल हो गया, नीतीश जी को देख लिए हैं। अब बिहार कहाँ है? अभी बिहार के हर एक नागरिक को विचार करने की आवश्यकता है कि 20 सालों में देश कहाँ गया और हमारा बिहार कहाँ गया। और मुझे लगता है कि बिहार के जनता इस चीज़ को समझेंगे और नेक्स्ट जो सरकार होगा 25 का, वो इंडिया गठबंधन का सरकार होगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि अभी जो पिछले दिनों 4 सीटों पे जो उपचुनाव हुए वहाँ पे प्रशांत किशोर की वजह से आप लोगों को नुकसान हुआ? कुछ सीट पर हुआ। बेलागंज में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कैंडिडेट जिस तरीके से दिया, तो उपचुनाव था, उपचुनाव में आरएनडी चलता है, तो वहाँ पे लोगों ने अपने हिसाब से सोचा और कुछ गलतियाँ जो सीट का चयन करने में था तो उसमें थोड़ा सा हुआ। ये रंजीत मेहता हैं, हमारे सहयोगी हैं। रंजीत जी, कोई सवाल है अगर आप पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मुकेश जी, आप ये कहते हैं कि अक्सर कि जो निषाद का साथ देगा हम उनके साथ हैं। आपने निषाद को लेकर के आरक्षण की मांग की थी लोकसभा चुनाव में और बहुत ज़्यादा अपने बीजेपी के खिलाफ अपना मोर्चा, लेकिन कोई फायदा दिखा नहीं चुनाव में आपको? दिखेगा। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माना है और कभी दिखेगा। आज भी बिहार में आप देखिएगा तो 18 में पार्टी बनाना और 20 में मुख्यमंत्री बनाना, 2 साल में हमने ये उपलब्धि हासिल किया। और रहा कि हम किसी के सामने झुक के किसी के अंदर में काम करना नहीं पसंद करते हैं। सैनी जी, मेरा ये सवाल है कि क्या आपने अपनी पैर पे ही कुल्हाड़ी नहीं मार ली राजनीतिक तौर पर? बीजेपी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गए, 4 सीटें आपके आई, विधायक बने, मंत्री बने, उन्हीं के कह सकते हैं कि रहमो करम से एमएलसी बने। ये गलत है। वहाँ पे जितने भी मंत्री बने वो मेरे समर्थन से। अगर मैं समर्थन नहीं देता तो 2020 में सरकार नहीं बनता। मेरे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री बना, वो यही गलत है। ये परसेप्शन जो उन्होंने बनाया कि मेरे रहमो करम से, ये परसेप्शन गलत है। हमने मुख्यमंत्री बनाया, मेरा उस सरकार का मैं पार्टनर था, मैं कोई उन लोग का गुलाम मैं नहीं था। सर, अभी हाल में आपने एक बयान दिया था कि हम 40 विधायक वाली पार्टी बनाएंगे, लेकिन पिछले बार 2020 चुनाव में आपने देखा था कि महागठबंधन के साथ आप थे, तो फिर आपने उसका विरोध किया था, आपको सीट मिली। एनडीए में आपको 11 सीट मिली। आप इस बार दावे कर रहे हैं कि आप 40 विधायक वाली पार्टी बनाएंगे, आपका क्या स्टैंड है इस पर? ये देखिए, अभी हम महागठबंधन के साथ मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ हैं और मेरे पास एक अपना वोट बैंक है। हमने जब भी उपचुनाव हमने लड़ा है, हमने 12-15% वोट हमने लाके दिखाया। इस बार भी इंडिया गठबंधन देखिएगा तो लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 13 साल की उम्र में मुंबई जाना, 13 साल नहीं 19 साल की उम्र में 2013 में वापस बिहार लौटने का कैसे सोचे, जबकि अच्छी खासी सफलता मिल चुकी थी मुंबई में? वही था कि गांव आने के बाद मुझे देखने के लिए मिला कि हमारे लोग उस समय में हम टीवी मीडिया से देख रहे थे कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे, लेकिन आज भी इस धरती पर बहुत सारे ऐसे जाति धर्म के लोग हैं उनको रहने के लिए घर नहीं है। आज भी उनके बच्चे इलाज के अभाव में मर रहे हैं और मैंने नज़दीक से देखा कि हमारे लोग बहुत पीछे हैं। अब मुझे लगा कि मेरे जैसे लोग अगर इस रास्ते पे नहीं आएंगे और इसको बदलाव की ओर नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएगा? तो लगभग 2025 की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी है। 2025 की तैयारी हम लोग मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और बिहार बदलाव की ओर आप देखिएगा। ठीक है, अभी जो भी हो, अब झारखंड में आपने देखा कि किस तरीके से बदलाव हुआ है और मुझे लगता है कि बिहार अभी युवा पे भरोसा करेंगे। और नीतीश जी का उम्र हो गया, उनको तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी भी नीतीश जी हैं। ठीक है, हम लोग के लिए आसान है कि नीतीश जी से लड़ने के लिए। सर, मेरा सवाल यही है कि हमें बिहार से बाहर आके रोज़गार करना पड़ता है। बिहार में कुछ भी नहीं है हमारे लिए। आप भी शायद शुरुआती दौर में मुंबई गए थे, तो बिहार में कब मतलब हम अपनी फैमिली के साथ रह के कब रोज़गार कर सकते हैं? हमें बाहर क्यों आना पड़ता है बिहार छोड़ के? जो तकलीफ़ के साथ आज आप हैं, इससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ के साथ हम रहे हैं।
जब हमें किसी दोस्त को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाते थे ना, तो 2 घंटा तक रोते थे कि घर का याद आता था। और मैं मुंबई जैसे शहर में खुद अकेले रहना, खाना पीना बनाना, कपड़ा धोना और 900 रुपये महीने पे नौकरी करना, तो ऐसी ज़िंदगी हमने बिताया है। और निश्चित तौर पे हम लोग उम्मीद करते हैं इस पे पूरे बिहार के जनता का सहयोग चाहिए और हम नेता का भी जवाबदेही है कि बिहार में ऐसी माहौल बने कि बिहार में उद्योग लगे, बिहार के लोग पूरे देश और दुनिया में अपनी परचम लहरा चुके हैं। हम भी मुंबई जैसे शहर में वहाँ पे सैकड़ों लोगों को रोज़गार देते थे, मुंबई जैसे शहर में महाराष्ट्र में झंडा गाड़ दिए। तो एक बिहारी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम सबको नया बिहार बनाना है। सर, मेरा सवाल यही है कि बिहार का एक सबसे अहम मुद्दा जो कि बार बार उठ रहा है, जिसमें हम बात करें जातीय जनगणना के बारे में, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आखिरकार बिहार जातीय जनगणना से बाहर कब निकलेगा? देखिए, बिहार में जब पक्षपात अगर करना बंद हो जाएगा तो निश्चित तौर पे बिहार निकल जाएगा आगे। बिहार में आप शराबबंदी को नीतीश सरकार के किस नज़रिए से देखते हो? क्या ये सही है या मतलब इस पे सोचने की जरूरत हाँ, है। सोचेंगे। देखिए, शराबबंदी जो नीतीश जी जो सोच के किए, सोच उनका अच्छा है। और शराबबंदी अगर पूर्णतः अगर हो जाते तो निश्चित तौर पे बिहार के लिए बहुत बड़ा वरदान होता, क्योंकि हमारे बिहार में बेरोजगारी के कारण लोग शराब पी के और ख़ास करके महिला को बहुत परेशान का सामना करना पड़ता है कि पति बेरोजगार है, कहीं पे शराब पी लिया, घर पे जाके 50 तरह का टेंशन को अपने वाइफ पे निकाल देना, मारपीट करना, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रहा था। तो ये सोच था कि शराबबंदी से ये चीज़ का फ़ायदा होगा, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन वो सरकार दारू जो शराबबंदी जो है बंदी नहीं हो पाया, जिसके कारण हमारे राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपका एक मतलब स्लोगन है वो काफ़ी फेमस हो रहा है कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ। तो बिहार में अब 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो आपका मेन एजेंडा, मेन मुद्दा चुनाव पे क्या मतलब अपने समुदाय को सिर्फ आरक्षण दिलाना ही रहेगा या उसके अलावा भी कुछ और एजेंडा है जिस पे आपकी पार्टी आप काम करेंगे? नहीं, देखिए, सरकार जो है वो सभी जाति, सभी धर्म के सभी लोगों का होता है, लेकिन सबसे पहला सरकार उसका है जो ज़रूरतमंद हो, गरीब हो। अभी हम जैसे मंत्री बने तो हमने कुछ सब्सिडी जो खास करके अति पिछड़ा समाज को हमने 90% तक अनुदान हमने देने का निर्णय लिया था, और अभी हम सरकार से हटने के बाद उसको 50% कर दिया गया। ठीक है, सरकार अगर पॉलिसी बनाए तो अच्छी बात है, लेकिन उनका क्या, जो बरसों से कोमा में है, आप 85% पॉपुलेशन है, उनको अपने कितना परसेंट आरक्षण दे रहे हैं? सिर्फ 27%, 56% वाले को दे रहे हैं। तो आपको जनगणना करने की आवश्यकता है और सबको समान लाभ देने की आवश्यकता है। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो आपने अभी पार्टी की स्थापना दिवस के आयोजन पे आपने कहा था कि 4 से 40 विधायक हम लेकर चलेंगे, और इससे कहा भी जा रहा था कि सियासी गलियारे में खलबली मच गई, आरजेडी असहज महसूस करने लगी, ऐसी भी खबरें आई थी? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। सब पार्टी का अपना पॉलिसी है, और तो उसमें भी हमें नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि हम दोनों को मिलकर सरकार बनाना है। किसी एक व्यक्ति से सरकार नहीं बनना है, चाहे वो हम हो या राष्ट्रीय जनता दल हो। हमारे गठबंधन के जितने भी पार्टी है, चाहे वो लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, सबका रोल है। और राष्ट्रीय जनता दल तो निश्चित तौर पे बड़ी पार्टी है, उनका अहम रोल है ही है। तो लेकिन सबका अपना पार्टी का पॉलिसी है, और सब हम लोग रोज़ बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं साथ में, और अच्छा हम लोग का केमिस्ट्री है। छोटा भाई बड़ा भाई का केमिस्ट्री है, हम छोटा भाई मानते, वो बड़ा भाई दिल से मान रहे हैं। देखिए, तो ऐसा है कि सिर्फ जो है ना, आप जो है वो निषाद तक ही सीमित मत करिए। अब देखिए, इन्होंने सारी महिलाओं को भी शामिल कर लिया है, और एक कोर जो है वोट बैंक को सबको ज़रूरत पड़ती है, तो वो इनका है। वैसे ये इनकी जो सोच है बहुत व्यापक सोच है, सबके बारे में सोचते हैं। और करीब अभी 1 साल का वक्त रह गया है अगले विधानसभा चुनाव। 2012 में पता चला कि मैं अति पिछड़ा हूँ। अब बताइए कि आज से 12 साल पहले पता चला। इससे पहले कहाँ ये सब चीज़ पे हम थे, हम तो दूसरी दुनिया में जी रहे थे। तो अभी जहाँ पे हैं, जिस रास्ते पे काम करें, उस सबको ध्यान देना है कि लालू जी क्या किए हैं, उससे क्या फ़ायदा हुआ, अम्बेडकर साहब ने क्या किया, उस पर क्या फ़ायदा हुआ, बीपी मंडल जी क्या किए, उसके ऊपर क्या हुआ, और उसी पे लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या चाहते थे, या भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रहे, RSS क्या चाह रहे। तो निश्चित तौर पर उसको समीक्षा करके हम लोग काम करते हैं। तो मुकेश सहनी जी, आप हमारे न्यूज़ रूम में आए और बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपने अपने बारे में दी, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में दी, बचपन के बारे में आपने इतना कुछ बताया। हम लोग के पास वो जानकारियां नहीं थी, और अब लगभग 1 साल का वक्त आपके पास रह गया है। अगले विधानसभा चुनाव बिहार 9-10 महीने का वक्त रह गया है। तो हम तो यही कह सकते हैं कि
हम लोगों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे हमारे जैसे लोगों को, गरीब पिछड़ा का आवाज़ को गांव-गांव तक पहुंचाइए और आपका सहयोग समर्थन निश्चित तौर पे मिले, जिससे बिहार आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और हम लोग नए जनरेशन के लोग हैं, मुंबई जैसे शहर देखे हैं, एक मेढक जो होता है वो कुआं में, वो उसको लगता है दुनिया इतना ही बड़ा है। तो बिहार के राजनीति में भी कुछ पुराने लोग जो हैं उनको पूरा दुनिया नहीं पता है। ठीक है। तो वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, हम उनको उंगली भी नहीं उठाएंगे कि वे हमारे गार्जियन हैं। और जैसे भी बिहार को अभी तक, देश को यहाँ तक लाएं, जैसे भी लाएं, हमारा अपना जवाबदेही होगा कि हम उन सब से सीख कर बेहतर आप बिहार आगे लेके चले, देश आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग काम करें। मुकेश सहनी जी, आप न्यूज़ रूम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 18 साल की उम्र में भाग के मुंबई में गया, 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी स्टार्ट किया।